किरचॉफ लॉ आपके नंबर में 2 होते हैं। पहला वाला जो लॉ होता है उसे हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ के नाम से जानते हैं, और दूसरा वाला जो होता है उसे हम किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से जानते हैं। तो जो आपका पहला वाला लॉ है फर्स्ट लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, इस लॉ में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी भी पॉइंट पर जहां पर कई सारे कनेक्शन मीट होते हैं, उस पॉइंट पर मिलने वाली सभी करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। इसके लिए आप जरा मैथमेटिकली इस तरीके से समझ सकते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। सिग्मा आई का मतलब है आपकी जितनी भी करंट है उस पॉइंट पर, उन सभी का सम बेटा 0 होता है। तो अब इस लॉ से, इस फिगर से आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें ये देखिए, इट इज द फर्स्ट करंट which is represented by I1, then ये आपकी दूसरी करंट है I2, और ये आपकी तीसरी करंट है I3। ये सभी करंट क्या हो रही हैं, एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। इसके आगे देखिए, ये आपकी I4 करंट है जो कि उस पॉइंट से बाहर की ओर जा रही है। ये आपकी I5 करंट है, ये भी आपकी बाहर की ओर जा रही है, और ये आपकी I6 करंट है। यहां पर दोस्तों एक बात समझ लीजिए, जो करंट आती है उसको हम इनकमिंग करंट कहते हैं, और जो करंट उस पॉइंट से बाहर की ओर मूव करती है उसको हम आउटगोइंग करंट कहते हैं। अब इनकमिंग और आउटगोइंग करंट में खास बात ये होती है, इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, जो और आउटगोइंग करंट होती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये देखिए आपका क्या मिला, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों ही करंट पॉजिटिव ली गई हैं क्योंकि ये इनकमिंग करंट है, और I4, I5, I6 ये माइनस में ली गई हैं क्योंकि ये आउटगोइंग करंट है। अब देखिए, अगर हम ये माइनस वाली करंट को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6। ये बिल्कुल क्लियर है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ में किसी भी पॉइंट पर इनकमिंग करंट का सम इक्वल होता है आपके आउटगोइंग करंट के बराबर। तो ये एक तरीके से ये आपका इलेक्ट्रिसिटी के कंजर्वेशन लॉ को रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी पॉइंट पर मीट करने वाली सभी करंट का एल्जेब्रिक सम जो होता है वो 0 होता है। अब इस लॉ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको मान लीजिए इसमें जैसे 6 करंट है और हमको 5 करंट पता है, तो हम जो एक अननोन करंट है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये देखिए आपका ये वाली देखिए प्रॉब्लम, इसमें कहा गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, जो आपकी करंट पता नहीं है उससे आप निकालना होगा। तो इस वाले फिगर में देखिए आपके पास 2 इनकमिंग करंट है, एक तो 5 एम्पियर की और दूसरी 7 एम्पियर की, और जो आउटगोइंग करंट है वो 3 एम्पियर की आपकी I है और 6 एम्पियर है। जब हम इस पॉइंट पर अगर किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, आपके पास इनकमिंग करंट का सम जो होगा और आउटगोइंग करंट का सम जो होगा वो आपस में इक्वल होंगे। तो क्या हुआ, देखिए सबसे पहले वाले में ये देखिए 5a प्लस 7a इज इक्वल टू 3a प्लस I प्लस 6a। अब मैंने देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा
5 प्लस 7 ये हो गया आपके पास 12 एम्पियर, और राइट हैंड साइड में I प्लस 9 एम्पियर। तो हमारे पास क्या हुआ, I प्लस 9 एम्पियर इज इक्वल टू 12 एम्पियर। तो हमारे पास I क्या हो गया, 12 एम्पियर माइनस 9 एम्पियर। तो हमारे पास अननोन करंट की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 3 एम्पियर हो गई। ये देखिए, ये आपका आंसर हो गया आपका 3 एम्पियर। तो हम समझ गए होंगे आप लोग कि जो हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो क्या बताता है आपका, वो बताता है कंजर्वेशन ऑफ करंट एट एनी पॉइंट इन अ एक्टिव सर्किट। तो अब हम किरचॉफ के सेकंड लॉ की ओर मूव करते हैं। तो हमारा जो सेकंड लॉ है आपका किरचॉफ सेकंड लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, आपसे कोई भी पूछा जा सकता है किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है, तो आप बता देंगे दैट इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसमें क्या होता है, किसी एक्टिव सर्किट में, किसी क्लोज्ड मैश में, उस पार्ट में प्रेजेंट करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम उस मैस में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होता है। देखिए मैथमेटिकली इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा आर आई इज इक्वल टू सिग्मा ई। यहां पे आपको बता दें कि हमको एक डायरेक्शन फर्स्ट डिसाइड करना पड़ेगा जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आर जो है उसमें रेजिस्टेंस है, आई करंट है और ई जो है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है सिग्मा आर आई इज इक्वल टू सिग्मा ई, दैट इज द वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब आप इसको जरा देखिए, इसमें आपके पास ये देखिए, आपके पास ये देखिए एक लूप 1 है, इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 प्रेजेंट है और रेजिस्टेंस R1 प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 प्रेजेंट है और रेजिस्टेंस R2 प्रेजेंट है। इसी के साथ ही देखिए लूप 2 में आपके पास एक ही EMF प्रेजेंट है E2 और दो रेजिस्टेंस R2 और R3 प्रेजेंट है। और इसमें देखिए करंट आपको दिखाई गई है, आपके देखिए फर्स्ट रो में आपके पास I1 करंट फ्लो हो रही है, दूसरी रो में आपके पास I2 करंट फ्लो हो रही है। अब ए पॉइंट पर हमने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाया, तो देखिए इनकमिंग करंट कौन कौन सी हो गई, I1 और I2, इनका सम जो है I1 प्लस I2 वो देखिए आपकी थर्ड रो में फ्लो कर रही है। तो हमने जैसे अप्लाइंग किरचॉफ लॉ इन द फर्स्ट लूप, तो हमने जो डायरेक्शन लिया हुआ है वो क्लियरली आपको दिख रहा होगा फर्स्ट लूप में। तो हमारे पास देखिए क्या हो गया, लूप 1 में करंट कितनी हो गई, I1, तो हमारा हो गया I1 R1। जब हम दूसरी रो में जाएंगे, देखिए बहने वाली करंट आपकी जिस डायरेक्शन में है हम उसके उल्टा चल रहे हैं, इसलिए होगा माइनस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। हम डायरेक्शन देखते हैं, आपकी E2 का जो डायरेक्शन पड़ रहा है वो हमारे करंट के डायरेक्शन के उल्टा पड़ रहा है, देखिए आपका एरो बना हुआ। इसी तरह से सेकंड लूप में जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा क्या बनेगा, I2 इंटू R2। R2 में बेटा कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2। देन R3 में जब जाएंगे, R3 में दो करंट फ्लो हो रही है, I1 प्लस I2 इंटू R3। और इस वाले लूप 2 में केवल E2 EMF ही प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे पास देखेंगे कितने लूप अवेलेबल है, उन सारे लूप्स में हम ये किरचॉफ का लॉ जो होता है उसको अप्लाई करेंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको समझने के लिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इन द एडजॉइनिंग फिगर कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ई सेल, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द ई सेल। यानी कि इस फिगर में देखिए
आपके पास 3 डिफरेंट सेल यूज किए गए, 10 वोल्ट के, 4 वोल्ट के और 13 वोल्ट के, और इसमें इनके इंटरनल रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली 1 ओम, 2 ओम और 1 ओम के हैं। हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट ये करना है कि आपके 10 वोल्ट से कितनी करंट फ्लो हो रही है, 4 वोल्ट से कितनी करंट फ्लो हो रही है और 13 वोल्ट से कितनी करंट फ्लो हो रही है। और साथ ही हमको ये भी निकालना है कि 10 वोल्ट सेल के एंड पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, 4 वोल्ट के एंड पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, और सिमिलरली 13 वोल्ट के सेल के एंड पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। इसको समझने के लिए हमको इस फिगर में करंट को ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए, AF रो में हमने माना कि I1 करंट फ्लो हो रही है, BE रो में हमने एज्यूम किया I2 करंट फ्लो हो रही है, और CD रो में हमने एज्यूम किया I3 करंट फ्लो हो रही है। अब देखिए, पॉइंट B पर क्या दिख रहा है? इस जगह पर कि हमारे पास कोई भी आउटगोइंग करंट नहीं है, नहीं है, सिर्फ हमारे पास इनकमिंग करंट है। तो हम बी पॉइंट पर हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। देखिए, तो हमको क्या मिला? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। हमने मान लिया ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद मैंने देखिए आपका पहला वाला लूप लिया, ABEFA, और इसमें किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई किया। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? I1 इंटू 1, यानी कि इसमें करंट फ्लो हो रही है आपकी I1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का, तो I1 इंटू 1। उसी सीक्वेंस में जो हम बढ़ेंगे आपके B2C की ओर, तो देखिए ये आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए इसमें करंट है I2 और रेजिस्टेंस है आपका 2 ओम। तो हमारे पास क्या हो गया? माइनस I2 इंटू 2। द रीजन इज दिस, यू आर मूविंग अपोजिट टू द करंट, इज इक्वल टू द EMF present 10 volt, then in the row B to E, you in the opposite direction to the current, that's why 10 minus 4, it is the equation number 2. Similarly, in the loop BCDEB, I2 into 2 minus I3 into 1 is equal to 4 minus 13। ये बनी हमारी तीसरी इक्वेशन। अब हम इनको सॉल्व करके हमको वैल्यू सबसे पहले निकालनी होगी I1, I2, I3 की। अब देखिए, इसके लिए क्या करेंगे? हम ये करें तो क्लियर है, I3 की वैल्यू जो हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली थी, उस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया। तो 2I2 माइनस ब्रैकेट में माइनस I1 माइनस I2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 4 माइनस 13। इन द नेक्स्ट लाइन 2I2 प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू माइनस 9। अगेन सॉल्विंग इट, I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू माइनस 9, देन I1 इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 3I2। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब I1 की जो वैल्यू है इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 में रखा, तो हमारे पास क्या हो गया? I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 10 माइनस 4। तो इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू हमको क्या मिली थी? माइनस 9 माइनस 3I2 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 6। फिर नेक्स्ट लाइन में माइनस 9 माइनस 3I2 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 6। Then 5I2 is equal to 6 plus 9, and I2 is equal to 15 divided by minus 5, I2 is equal to minus 3.
इसको हमने मान लिया इट इज इक्वेशन नंबर the value of I2 which is obtained from the previous equation put in equation number 4, then I1 is equal to minus 9 minus 3 into minus 3, then you got I1 is equal to minus 9 plus 9 and I1 is equal to 0. पुट द वैल्यू ऑफ I1 और I2 की हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दी, तो हमारे पास I1 इज इक्वल टू 0 एंड I2 इज इक्वल टू माइनस 3 एम्पियर प्लस I3. देन आप देख सकते हैं आसानी से I3 की वैल्यू जो है वो 3 एम्पियर आपको मिली हुई है. अब हम क्या करेंगे, जो एवरी सेल है उसके एंड पर कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ उसको निकालेंगे. तो हमारे पास देखिए पहले वाले 10 वोल्ट सेल के लिए तो 10 वोल्ट का जो सेल दिया हुआ है उसका ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट और करंट आपके पास I1 इज इक्वल टू 0 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है. तो ये आपका पुराना ही रिलेशन है, V इज इक्वल टू E माइनस IR और इसमें वैल्यूज हम रखेंगे जैसे कि I जो है वो हमारी I1 है, R इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वैल्यू पुट करेंगे. तो 10 माइनस 0 इंटू 1 तो इसकी वैल्यू 0 ही, तो आपके पास V की वैल्यू कितनी आ गई 10 वोल्ट. तो ये पता चल गया कि जो 10 वोल्ट का जो सेल था उसके एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा या डेवलप होगा वो 10 वोल्ट होगा. इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द 4 वोल्ट सेल. तो 4 वोल्ट के लिए ईएमएफ कितना हो गया 4 वोल्ट. I2 आपको कितनी मिली थी माइनस 3 एम्पियर और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम. तो हमने वही पुराना वाला फॉर्मूला यूज किया, V इज इक्वल टू E माइनस IR. तो I जो है यहाँ पे आपके पास I2 हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस R, इनकी वैल्यू रख दी 4 वोल्ट माइनस विद इन द ब्रैकेट माइनस 3 इंटू 2. तो आपके पास क्या हो गया 4 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट, तो आपके पास 10 वोल्ट आया. इट मीन्स कि 4 वोल्ट वाले सेल के एंड पर कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा 10 वोल्ट का. इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 13 वोल्ट सेल E is equal to 13 वोल्ट, I3 is equal to 3 एम्पियर और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम. तो हमने वही वाला फॉर्मूला लगा दिया. तो V is equal to 13 वोल्ट माइनस 3 एम्पियर इंटू 1 ओम. तो 13 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट तो V is equal to 10 वोल्ट. तो आप देख रहे हैं तीनों ही सेल के एंड पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है 10 वोल्ट. ये रीजन है बहुत ही अच्छा, क्योंकि सेल्स आपके पैरेलल में जुड़े हुए हैं और पैरेलल में जुड़ी हुई जितनी भी ब्रांच होती हैं उनके एंड पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है. तो ये मैंने न्यूमेरिकली भी करके देखा और ये फैक्ट भी होता है, दोनों से ये मैच अच्छे से कर रहा है. तो हमारा आंसर क्या हुआ, करंट फ्लो थ्रू द 10 वोल्ट. 10 वोल्ट वाले सेल से कितनी करंट फ्लो होगी 0 वोल्ट करंट आपकी फ्लो होगी. 4 वोल्ट के जो सेल है उससे कितनी करंट फ्लो होगी 3 एम्पियर. लेकिन वैल्यू जो आपकी निकली है माइनस 3 एम्पियर. इसलिए जो आपने एज्यूम किया है कि आपकी करंट जो है E से B की ओर फ्लो कर रही है, तो क्या हो जाएगा माइनस का मतलब है जो आपने एज्यूम किया हुआ है उस डायरेक्शन में नहीं करंट आपकी फ्लो हो रही है बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है. और इसी तरीके से 13 वोल्ट वाले सेल के थ्रू कितनी करंट फ्लो हो रही है 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको कैलकुलेट करके बताया था 10 वोल्ट के एंड पर जो है 10 वोल्ट का आपका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है. 4 वोल्ट वाले सेल के एंड पर भी 10 वोल्ट का ही जनरेट हो रहा है और 13 वोल्ट वाले सेल के एंड पर भी 10 वोल्ट का ही जनरेट हो रहा है. ये हम आपको पहले ही ये वाला फैक्ट बता चुके हैं, क्योंकि ये सारे सेल आपके पैरेलल में जुड़ी हुई हैं सारी ब्रांचें,
इसलिए इनके एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो सेम हो रहा है। ये बहुत ही बेसिक फैक्ट है और इसको हमने न्यूमेरिकली सॉल्व भी करके देखा है। आई थिंक आपको दोनों किरचॉफ लॉ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और भी कोई बढ़िया सी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमको बताइएगा। प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर नहीं भी समझ में आया है तो भी आप हमको बताएं कि कहाँ कमी रह गई है, उसको हम आपकी सॉल्व करें। अगर आपके पास कोई क्वेरी वगैरह हो तो हमारा ये ईमेल है आपका drsharadpande789@gmail.com। इस पे आप मुझसे कांटेक्ट करें। आपकी हर क्वेरी को या कैसा भी आपका सवाल हो मैं उसको सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक